मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस है जो आप सभी लोगों के लिए मैं यहाँ पर कंडक्ट कर रही हूँ। अगर आप सभी लोगों को जो पीडीएफ्स आप लोगों को दिख रही है बैक बेंचेस बैच में, अगर आप लोगों को देखनी है, खरीदनी है, तो आप खरीद सकते हो। 499 रुपीज ओनली में आप लोगों को ये टॉप 50 टॉपिक्स पेपर 1 के मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को पेपर 2 के नोट्स चाहिए तो हैंड रिटन नोट्स, आपके प्रिंटेड नोट्स घर पर आ जाएंगे, या फिर आप लोग ई नोट्स भी बाय कर सकते हो जो कि पीडीएफ है, ये भी आप लोगों के सामने अभी अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज आप सब लोग जानते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वक्त जो आप लोगों की तैयारी में हो सकती है वो आप लोगों की टेस्ट सीरीज है। तो आपके पास में 21 टोटल टेस्ट हैं जो आप लोग ले सकते हो। ओनली पेपर 1 के भी ले सकते हो, पेपर 1 प्लस पेपर 2 के भी आप लोग ले सकते हो। कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको पता है। फिक्स कैटेगरी है, असर्शन एंड रीजन आप लोगों से पूछा जाएगा, मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन आप लोगों से पूछा जाएगा, मैच द कॉलम आप लोगों से पूछा जाएगा, मल्टीपल स्टेटमेंट्स और स्टेटमेंट्स के बिहाफ पर कंक्लूजन, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे। इसके अलावा आप लोगों के पास में एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि डायरेक्टली थ्योरी बेस्ड होने वाले हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आप लोगों के कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बिहाफ पर आप लोगों से पूछे जाएंगे, जो कि थ्योरी का ही एक पार्ट है। ये जो मैंने सीक्वेंस लिखा है, इस सीक्वेंस में अगर मैं सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन किसी को मानती हूं तो मुझे लगता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है। यूजुअली बच्चों को ऐसा लगता है कि थ्योरी क्वेश्चन है, इजी होगा। मैं आपको ये चैलेंज के साथ बोलती हूँ, एग्जाम देके आना, आप खुद बोलोगे कि मैम यार ये क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट था। एमएसओ सबसे डिफिकल्ट होता है, असर्शन रीजन सबसे डिफिकल्ट होता है। क्यों होता है सबसे डिफिकल्ट? आपने मान लीजिए कोई एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, कोई भी एक टॉपिक पढ़ लिया, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ लिया आईसीटी के अंदर मेमोरी यूनिट पढ़ लिया, मेमोरी यूनिट पढ़ लिया। अब देखो सीन ऐसा है, ये जो टॉपिक है इससे अगर कोई एमएसओ आता है या इससे कोई स्टेटमेंट्स या आप लोगों का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर आप लोगों के पास में 4 स्टेटमेंट्स होंगे, उसमें से 2 या 3 आप लोगों को चूज करके बताने होंगे कौन सा सही है कौन सा नहीं है। ये जो चीज है ना, ये करना डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? हो सकता है कि कोई एक पॉइंट में बीच में आप जानते हो ना वो नेगेटिव टर्म, जैसे कि नॉट लिख दिया, डिड नॉट लिख दिया, डिड लिख दिया, मतलब कुल मिला के थ्योरी है, यानी कि अलग अलग तरीके से लिखी जा सकती है। जैसे कि लिटरेचर के लिए बोलते हैं ना सबसे डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि यार मैम लिटरेचर ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट्स थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं। किसी ने क्या कहा था, किसी ने क्या कहा था, मतलब सबके अपना अपना सब्जेक्टिव ओपिनियन है जो आता है। अब आपका सब्जेक्टिव ओपिनियन भी इसमें लगेगा, क्योंकि आपने पढ़ाई करी है तो दिमाग तो आप लगाओगे, क्योंकि आपने कसम खाई थी कि हम दिमाग लगाएंगे क्योंकि हमने प्रिपरेशन करी है। आप भी दिमाग लगाओगे, फिर एनटीए बोलेगा कि मैंने तो पेपर बनाया, मैं भी दिमाग लगाऊंगा। 2 जने दिमाग लगाएंगे और 2 जने अलग ही दिमाग लगाते हैं ज्यादातर केसेस में। तो सब्जेक्टिव ओपिनियन पर बेस्ड थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं जो कि डिफिकल्ट होते हैं। तो मतलब इनको छोड़ दे क्या? अगर छोड़ दोगे तो पूरे पेपर में बचा क्या? समझ में आ रहा है? छोड़ नहीं देंगे, हमको इनका ट्रिक लगाना पड़ेगा। वो ट्रिक क्या है कि मैम आपको ना इनके कीवर्ड्स ढूंढने पड़ेंगे जो कि ड्राइव करेंगे इसे ऑब्जेक्टिविटी के बेसिस पे, जो कि आपको ड्राइव करेंगे ऑब्जेक्टिविटी के बेसिस पे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, सब्जेक्टिविटी मांग रहा है ना, इसको ऑब्जेक्टिविटी पे ले आओ तुम। मतलब कीवर्ड ओरिएंटेड ट्रिक्स के साथ में सॉल्व करने की कोशिश करो, चॉइस एलिमिनेशन लगाने की कोशिश करो कि यार ये क्यों गलत है। मैं हमेशा आपको एक ट्रिक सिखाती हूँ, मछली वो पकड़ो जो पूरे तालाब को गंदा करती है। ठीक है, सही साबित करने के लिए 100 रीजंस भी कम है, गलत साबित करने के लिए एक ही रीजन काफी है। मैं वो एक रीजन ढूंढने की बात करती हूँ कीवर्ड्स के थ्रू या चॉइस एलिमिनेशन के थ्रू। मैच द कॉलम में भी आपकी बहुत हेल्प करेगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज करनी है हमको। कोई भी टॉपिक निकालो, कोई भी यूनिट निकालो, इस चैनल पर आप जब जाके सर्च करोगे या सिर्फ आप टाइप करना स्ट्रैटेजी फॉर पेपर 1 बाय अदिति मैम, आपको वीडियोस मिलेंगे, 10 वीडियो मिल जाएंगे आपको। उसमें मैंने यूनिट वाइज क्लासिफिकेशन करके भी सेम चीजें सिखाई है। आज भी मैं आपको सेम चीज बता रही हूँ, 10 साल बाद पढ़ाऊंगी तो भी सेम चीज बताऊंगी, क्योंकि ये चीज वर्क करती है। सिर्फ मेरे लिए नहीं, मैंने इसको वैलिड किया है, एक्सटर्नल वैलिडिटी ढूंढी है मैंने इसके अंदर। कैसे? मैंने जितने स्टूडेंट्स को ये चीज सिखाई है उनके लिए भी वर्क करी है। हो गई ना एक्सटर्नल वैलिडिटी की, सैंपल ही नहीं पूरे पॉपुलेशन पर जनरलाइज की जा सकती। क्वेश्चन है कि कैश मेमोरी वॉलेटाइल होती है और स्लोअर होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी से। सीडीज, डीवीडीज, मैग्नेटिक टेप्स, ये सारे के सारे ऑप्टिकल मीडिया डिवाइसेस हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था। अगेन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बट अगर टॉपिक को ध्यान से पढ़े थे, कौन सा? मेमोरी यूनिट और मेमोरी हायरार्की। ये मैं
जितनी बार आईसीटी की क्लास लेती हूँ या जितनी बार आईसीटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन, उतनी बार अपन ये चीज डिस्कस करते हैं, उतनी ही बार। चलिए जी, देखो पहली चीज तो है कि जो कैश मेमोरी होती है, क्या वो वॉलेटाइल इन नेचर होती है? अगर मैं बात करूं तो क्यों होती है वॉलेटाइल? मैम डेटा आपने सेव किया हुआ है, वो टेम्परेरी पर्पस पे सेव है, जैसे ही लाइट्स ऑफ होगी डेटा जो है वो आप लोगों का रिमूव हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये वॉलेटाइल होती है। आगे देखो लिखा है कि मच स्लोअर होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी से। क्या ये स्लोअर होती है? क्या वाकई में आपकी कैश मेमोरी स्लोअर होती है क्या? जी नहीं। और इसी वजह से ये स्टेटमेंट भी गलत हो चुका है, यानी कि पूरा का पूरा स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है। देखो यहाँ पर एंड लिखा है, तो इसीलिए मैं क्या करूंगी, इस क्वेश्चन को गलत करूंगी, मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो गए थे, इसीलिए क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करवा रही हूँ। सीडी की बात करते हैं, डीवीडी की बात करते हैं, यहां तक तो समझ में आया। सीडी की फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी की फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, यहां तक भी समझ में आया। ये दोनों तो समझ में आ गए कि ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं, बट ये जो मैग्नेटिक टेप्स है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये तो मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होते हैं ना मैम, ये थोड़ी ना कोई आप लोगों के लिए ऑप्टिकल होते हैं। यानी कि ये स्टेटमेंट भी गलत, यानी कि करेक्ट आंसर दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर होगा। कई बार मैं आपको क्वेश्चन के बीच में बताती हूँ वो चीज कि यार इसकी जगह मैं ये क्यों कर लूं, क्यों चेक करूं। अब जैसे ऑब्वियस ही बात है, 4 ऑप्शंस है एमएसओ के अंदर, मुझे दिख रहा है कि यार ये तो नहीं हो सकता, सी और डी तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल ही उल्टी बात लिखी है। क्वालिटेटिव रिसर्च पढ़ रहे थे और यहाँ पर स्टैट्स की बात कर दी, यहाँ पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात कर दी। मुझे पता है क्वालिटेटिव में ये 2 पॉइंट हो ही नहीं सकते, तो मैं सी और डी जिन भी ऑप्शंस के अंदर होगा उनको तो मैं चेक भी नहीं करूंगी, चेक भी नहीं करूंगी। क्यों करूं चेक? वेस्टेज ऑफ टाइम है, ये टाइम बचाओ, डीआई में लगाओ। चलिए यहाँ पर मुझे बताइए, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च पूछी जा रही है आप लोगों से। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च, क्या मैं इस टाइप की रिसर्च में क्वांटिटेटिव रिसर्च के फीचर ढूंढ के काम चला सकती हूँ? क्या अगर मैं ऐसा कर सकती हूँ तो मैं ये बोल सकती हूँ कि रिसर्चर इज डिटैच फ्रॉम द स्टडी टू अवॉइड बायसेस? क्या मैं ये बोल सकती हूँ? रिसर्चर बिकम्स इमर्ज्ड इन द रिसर्च सिचुएशन प्रेजेंट और पास्ट? क्या मैं ये नहीं बोल सकती हूँ? द रिसर्चर सीक्स टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप एंड एक्सप्लेन्स द कॉज चेंज इन or measured in social facts. Actual settings are the direct source. An attempt is made to set up universal context free generalization. अगर आपको पता है कि हम यहां पर हाइपोथेटिको डिडक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको पता है हाइपोथेटिक में सारे क्वांटिटेटिव के फीचर देख लो, एक्चुअल डेटा सेटिंग नहीं, आर्टिफिशियल सेटिंग में होता है। जनरलाइजेशन इसका मेन एम होता है। बाइसेस अवॉइड करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्टिविटी के साथ में काम करते हैं, इसमें सब्जेक्टिविटी का कोई लेना देना नहीं, रिसर्चर कोई इमर्सन नहीं करता है, ऑब्जेक्टिविटी के साथ में काम करता है। यस बिल्कुल, सोशल फैक्ट्स में भी चलता है, सोशल साइंसेस में भी चलता है ये चीज, बट इसके अंदर हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव तरीके से काम करते हैं। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च या इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले डोमेन डिसाइड कर लो कि क्वांटिटेटिव है कि क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है कि क्वालिटेटिव, बस ये याद कर लो, आपको ये पता होना चाहिए, समझना होना चाहिए, उसके बाद तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है रीड द पैसेज, बट आप मेरी बात मानिए, बिल्कुल भी हमें पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्टली किन पर चले जाना है, क्वेश्चंस पे चले जाना है। ठीक है जी, तो करना क्या है, आपको इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कतई नहीं करना है, आपको इंग्लिश को सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ना है, आपको इंग्लिश की मीनिंग निकालने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। कुछ भी लिखा है आप उसको इंग्लिश में ही पढ़ेंगे, क्योंकि आपसे मीनिंग जब तक पूछा ना जाए तब तक एक्स्ट्रा दिमाग लगाना नहीं है। तो कुल मिला के 3 टाइप के क्वेश्चन आपके पास में होते हैं। देखो वैसे तो मैं और भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन निकाल सकती हूँ, बट अल्टीमेटली आप लोगों के 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। मैं आप सभी लोगों को बोलती हूँ कि हमको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में क्या लगानी है, सीक्वेंसिंग लगानी है। भले ही सबसे पहला क्वेश्चन टाइटल का बोला हो, बट आप कभी भी टाइटल वाला क्वेश्चन सबसे पहले नहीं करेंगे। हम सबसे पहले सिंपल इंटरोगेटिव वाले क्वेश्चन करेंगे, चाहे जितने भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी हो, पर हम सबसे पहले इन टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे, उसके बाद में हम इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे, और फिर लास्ट में जाके हम लोग टाइटल वाला क्वेश्चन करेंगे।
रीडिंग ट्रिक जो है ना वो पंचुएशन मार्क के बिहाफ पे चलती है, और वो पंचुएशन मार्क है आपका पीरियड। यानी कि जहां से फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी एक वर्ड पकड़ लिया है, जहां से वो वर्ड का सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, यानी कि उस फुल स्टॉप से लेकर जहां पे ये पूरा सेंटेंस खत्म हो रहा है उस फुल स्टॉप तक आपको वन गो के अंदर, एक सांस के अंदर पढ़ना है। बिल्कुल शंकर महादेवन बन जाना है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि रीडिंग किस हिसाब से है, रीडिंग करते समय क्या कॉन्सेंट्रेशन है, वो भी आपका टाइम कम करती है और आपके सही आंसर निकालने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा करती है। अब सबसे पहली बात तो पैसेज मेरे सामने आ गया है, जो कि मैं कतई नहीं पढ़ने वाली हूं, मैं डायरेक्टली जाने वाली हूं क्वेश्चन पर। बड़े बड़े क्वेश्चन मैंने लगा दिए हैं। विच जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल बी अ माइलस्टोन इन इंडियाज जुडिशरी हिस्ट्री। अब भाई देखिए, इंडिया की जुडिशरी हिस्ट्री जो है ना, इसके बारे में यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और आप लोगों से खास बात यहां पर यह पूछी जा रही है कि कौन सा जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का। तो बेसिकली हमको देखना क्या है, माइलस्टोन देखना है जी, माइलस्टोन। चलिए आइए पैसेज की तरफ जाते हैं, और पैसेज में हम ऑब्वियसली स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करेंगे। और अगर आप स्टार्टिंग से देखो ना तो आप लोगों को ये कीवर्ड दिख जा रहा है, स्टार्टिंग से ही आप लोगों को दिख जा रहा है। अब ध्यान से देखिए, ये इसका एंड वाला पीरियड है और ये इसका स्टार्टिंग वाला पीरियड है। अब आप लोगों को करना क्या है, आपको इसे बिल्कुल ध्यान से एक सांस में पढ़ना है कि द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट विच अबॉलिशेस punishment for attempt suicide will prove will be attempt to suicide वाली बात हो गई है। यहां पर ऑप्शन में देखिए क्या कहीं पर ये दिख रहा है, the one abolishing suicide, the one abating suicide, the one doing away with the punishment for attempt suicide। और ऑब्वियस ही बात है कि सही आंसर आपको यहां पर दिख जा रहा है। मैंने क्या बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें क्या लिखा है, कैसे लिखा है, जैसा पैसेज में लिखा है मैं तो वैसा यहां पर ढूंढूंगी, और जहां मिल जाएगा, जहां मेरे लिए ऑप्शन में मुझे एज इट इज पैसेज का कोई सेंटेंस मिल जाएगा, मैं उसे ही आंसर लगा के आऊंगी। और मैंने किसी का मतलब नहीं निकाला। मैं आपको जब भी कोई वीडियो बनाती हूँ, कुछ कंटेंट पढ़ाती हूँ, तो हर चीज का पोस्टमार्टम करती हूँ, हर चीज अच्छे से समझाती हूँ। बट मैं यहाँ पर कुछ नहीं समझाऊंगी, क्योंकि मीनिंग निकालना ही नहीं है। मेरा इंग्लिश टेस्ट नहीं हो रहा है, मेरा सिर्फ ये टेस्ट हो रहा है कि क्या मैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर से आंसर ढूंढ सकती हूँ, क्या बच्चे के अंदर इतना एनालिटिकल अप्रोच है, ये चेक किया जा रहा है। चलिए आप बोलेंगे कि नहीं मैम ऐसे थोड़ी ना। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, आपसे कह रहा है व्हाई इज द जजमेंट हेल्ड एज अ माइलस्टोन। देखो, कोई भी जजमेंट हेल्ड कैसे किया जाता है एज अ माइलस्टोन, ये आप लोगों से क्वेश्चन बोला है, ऑल्दो मतलब निकालने की जरूरत नहीं है, बट हमसे ये सवाल पूछा जा रहा है। अब मैं क्या करने वाली हूं, हेल्ड एज अ माइलस्टोन वाली वर्ड। अब सबसे पहली बात तो माइलस्टोन तो यहां पर आ गया था, बट मुझे एक बात बताइए, क्या यहां पर माइलस्टोन के साथ में हेल्ड वर्ड आया, क्या नहीं आया। हम क्या करेंगे, हम वो हेल्ड वाला वर्ड ढूंढने वाले हैं। देखो वैसे तो ये मिजरेबल यहां पर आना चाहिए, क्यों। अब यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, कहीं पर भी अगर मुझे ये वाली चीज मिल रही है तो मैं यहां पर आंसर लगा दूंगी। चलिए, तो बेसिकली ये हुआ क्या है, यहां पर हुआ ऐसा है कि ये वाला जो आप लोगों का क्वेश्चन है ना कि व्हाई इज द जजमेंट हेल्ड एज अ माइलस्टोन, तो ये पूछा जा रहा है जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था अटेम्प्ट सुसाइड वाला, कि इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये आंसर करना था। मीनिंग वाला क्वेश्चन है बेसिकली कि ऐसा क्यों है कि इसे जो है वो क्या किया गया है, माइलस्टोन के तौर पर इसे देखा जाने लगा है। वो क्यों जाने लगा है, तो उसका आंसर भी आप लोगों को दिया हुआ है उसी के नेक्स्ट लाइन में, जो कि दिस इज सो बिकॉज से दिया हुआ है। ऐसा क्यों है कि उसको माइलस्टोन दिया गया, वो इसलिए दिया गया क्योंकि ये टेंस या थाउजेंड्स ऑफ मिजरेबल सोल्स को डेफिनेटली क्या देने वाला है, बहुत सारा साथ देने वाला है। तो विल इट ब्रिंग रिलीफ ऑल अराउंड, लेसन द पुलिस वर्क, रिलीफ टू फॉर द वन जो कि सुसाइड होने वाले। ऑब्वियस ही बात है, आप सभी लोग जानते हो इसका क्या आंसर होने वाला है, तो हम तो ये नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। जितने भी लोग हैं जो अपने आप को किल करना चाहते हैं, उन्हीं को हम लोग सुसाइड करने वाले लोग बोलते हैं। तो बेसिकली उन सब के लिए ये एक बहुत ही अच्छा जजमेंट है, और यही आप लोगों को बोला जा रहा है। तो बस डायरेक्टली हम लोगों ने देख लिया। इंटरोगेटिव मैंने क्यों बोला, इंटरोगेटिव मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर वैसे भी आपने देखा ना कि वाई का आंसर आप लोगों से पूछा जा रहा था। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाऊं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू द पैसेज विल बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर अनसक्सेसफुल सुसाइड अटेम्प्ट्स अंडर द इंडियन लॉ। अब यहां पर आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोगों को पूछा जा रहा है कि व्हाट पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू द पैसेज दिया जाने वाला है फॉर अनसक्सेसफुल सुसाइड। तो भैया यहां पर आपको यही वर्ड ढूंढना है और इसी वर्ड से रिलेटेड आप लोगों को आंसर निकालना है। अब क्योंकि मैं सीरियली चलूंगी तो मैं सीरियली चलने वाली हूं। कंसिडरिंग हो गया, ठीक है, ठीक है,
ठीक है भाई, ठीक है, कहीं भी दिखेगा मैं वहीं पर पहली बार रुकने वाली हूं। देखिए यहां पर अभी तक मुझे कहीं भी दिखा नहीं है कि यहां पर कहीं भी ऐसा लिखा हो कि आप ना इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कोई भी बात यहां पर लिखी हो, तो वो तो यहां पर हमको दिख नहीं रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस पैसेज के अंदर ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं सॉल्व होने वाला है, इसे इनडायरेक्टली करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, पैसेज छोटा सा है, बट यहां पर अगर आप लोग देखो तो हम लोग ये देख सकते हैं कि जो लोग सुसाइड के लिए फेल होते हैं उनके बारे में कुछ दिया हुआ है। डायरेक्टली नहीं दिया है बट इनडायरेक्टली आप लोगों को दिया हुआ है कि जो लोग अज्यूम कर लेते हैं कि जो सुसाइड से फेल होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, ये देख लीजिए, 1.5 लाख रुपए। सॉरी, अमाउंट आप लोगों को नहीं बोला है, आपको बोला हुआ है कि वो कितने हैं, वो ये हो गए हैं। तो बेसिकली उनको क्या दिया जाने वाला होता है ये भी उसी के आगे लिखा हुआ होगा, और उनको 1 साल की जेल दी हुई होती है, ये आप लोगों के क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा है, ये देखो। और ज्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं है, मैं एक्चुअली में आपको कीवर्ड ढूंढ के बताना चाहती थी, इन्वेस्टिगेटेड लिखा हो तो कहीं पर, बट वो डायरेक्टली नहीं गिवन है, उसका सिनोनिम गिवन है कि भैया अगर ऐसा हो जाता है तो हम उनको क्या सजा देने वाले हैं या उनके साथ में क्या सलूक होने वाला है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का हो गया। ठीक है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, मैं बोर्ड पे सॉल्व कर रही हूँ इसीलिए आपको लग सकता है, बट ये क्वेश्चन अगर आप खुद से सॉल्व करोगे तो आपको इतना समय जितना मुझे लग रहा है उतना भी नहीं लगने वाला है। The judgment has termed section 309 as cruel and irrational. Why? भैया 309 के बारे में बोला हुआ है, और 309 जहां पर भी मुझे पहली बार दिखेगा मैं तो वहीं से स्टार्ट करने वाली हूं। अब इसकी सबसे पहले की फुल स्टॉप को देखूंगी और इसके सबसे नीचे वाले फुल स्टॉप को देखिए जहां पर ये पैराग्राफ खत्म हो रहा है, यानी ये लाइन जो है वो खत्म हो रही है। तो कहां पर खत्म हो रही है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल पे खत्म हो रही है जी। अब देख लीजिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि these 1,50,000 individuals could be sentenced to 1 year in jail under the section 309 of the Indian Penal Code IPC, which the Supreme Court judgment has affected as being unconstitutional. भैया क्यों नहीं पसंद आ रहा है? क्यों कैसा है? ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब देखो ये कह रहा है कि इट टेक्स अवे द राइट टू लाइफ, इट डबल्स द पनिशमेंट ऑफ द टॉर्चर्ड सोल, इट इज वेरी लीनियंट, इट प्रोवाइड्स फॉर एन फॉल्स एक्यूशंस। देखो यहाँ पर ना डायरेक्टली अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मीनिंग नहीं गिवन है, तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई? हमको करना पड़ेगा आगे रीडिंग। देखिए, क्वाइट राइटली द जजमेंट said that the section punishment for a troubled individual whose deep unhappiness has caused him try end his life. Basically क्या है? ये एंड हिज लाइफ करने में मजबूर कर देता है। ठीक है, तो बस यहां पर ये आप लोगों को लगाना था। तो इस तरीके से अगर हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, ये पूरा पैराग्राफ जितना भी मैंने पढ़ा है, उस पैराग्राफ को पढ़ने के अलावा आप मुझे एक बात बताइए कि क्या यहाँ पर इस पैराग्राफ को पढ़ के हमको ये आइडिया नहीं लग जा रहा कि ये पैराग्राफ किसके बारे में बात कर रहा है? क्या आपको नहीं लगता ये चीज कि ये पैराग्राफ जो है वो किस तरीके से बातें कर रहा है? अगर कर रहा है तो क्या हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? वैसे देखो इसमें टाइटल वाला क्वेश्चन नहीं आया है क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है वो काइंड ऑफ इनडायरेक्ट है। ये पैसेज दिखने में छोटा लग रहा था पर मैं चला के आप लोगों को इनडायरेक्टली लेके आई थी सो दैट ट्रिक्स अच्छे से समझ में आए कि वाकई में लग रही है कि नहीं लग रही है। तो भले ही डायरेक्टली नहीं लगे पर इनडायरेक्टली ये सारी ट्रिक्स लग रही है। देखो, व्हाट हैज द इंडियन पुलिस डन टाइम एंड अगेन। इंडियन पुलिस ने क्या किया है टाइम एंड अगेन? ये भी इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको दिख रहा है, टाइम एंड अगेन एज इट इज दिख रहा है, एज इट इज। अब शुरू से पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं तो सिर्फ टाइम एंड अगेन को ही ढूंढने वाली हूँ हर बार, मतलब वो कीवर्ड ढूंढने वाली हूँ। पुलिस ने लॉन्च किया है इनके prosecutions को। The Supreme Court judgment has overturned a 1987 decision by a division bench which has upheld the constitutional वैलिडिटी। भैया देखो इसके अंदर ना आप लोगों से पूछा जा रहा है क्या किया हुआ है, तो उन्होंने अटेम्प्ट किया है जो भी गिल्टी है उनको टू ट्राई टू एंड देयर लाइफ, पनिशमेंट टू दोज हु हैव कमिटेड सुसाइड, इट हैज इम्पोज्ड हार्डशिप ऑन द सिटीजन और इट हैज वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन। भैया इन्होंने क्या किया हुआ है? देखिए, इन्होंने बोला हुआ है कि इस जजमेंट की वजह से राइट टू लाइफ का प्रॉब्लम होता है, वो तो अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। अब टाइम एंड अगेन पुलिस ने किया क्या है? उन्होंने प्रोसिक्यूशंस लगाए हैं। अब अगेन मीनिंग वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन जितना आसान दिख रहा था उतना है नहीं। एक्चुअली मैं आपको बता देती हूँ, ये एसबीआई क्लर्क के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, क्लर्क मेंस के अंदर एक क्वेश्चन आया था, तो इतना इजी है नहीं है जितना आपको लग रहा है। तो अब यहाँ पर फिर से इनडायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का आ गया है। तो किया क्या है? इन्होंने इनके प्रोसिक्यूशंस को लॉन्च किया है। अब देखो, प्रोसिक्यूशन को लॉन्च करने का मतलब क्या होता है हम सब लोग जानते हैं, इतनी तो बेसिक लॉ हम लोगों ने सभी ने पढ़ी है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा कि क्या इन्होंने बार बार गिल्टी प्रूव करने की कोशिश करी है?
to end their life, it has punished those who have committed suicide, या it has imposed hardship on citizen, या it has violated the constitution. क्या लगता है आप लोगों को कि क्या होने वाला है यहाँ पर? that it has imposed hardship on the citizen, definitely नहीं होने वाला है, choice elimination लगाऊंगी. it has violated the constitution, ऐसा भी नहीं है. इन्होंने punish किया है बार बार, या फिर attempt किया है to punish those guilty of trying to end their life. तो बेसिकली क्या किया गया है यहाँ पर? एंड करने वाले लोगों को गिल्टी प्रूव करने की कोशिश इन्होंने बार बार करी है. ये चीज इन्होंने करी है बाय प्रोवाइडिंग प्रोसिक्यूशंस. तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों को यहाँ पर लगानी थी, और मेरे हिसाब से आप लोग यहाँ पर कर सकते थे. ठीक है जी. अगर मैं इसका टाइटल आप लोगों को पूछती तो टाइटल आप क्या देते, ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों को मुझे बताना है इस वीडियो के एंड के अंदर, कि द जजमेंट हैज रूल्ड दैट द राइट टू लाइफ इम्प्लाइड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंक्लूड द राइट टू डाई. तो ये चीज इन्होंने बहुत सारी चीजें यहाँ पर लिखी है. ऑलमोस्ट आपको मैंने पूरा पैराग्राफ एक बार भी नहीं पढ़ा है, पहले ही बता देती हूँ. मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से नजर डाली है और वो वर्ड्स ढूंढे हैं जो क्वेश्चन के अंदर गिवन थे. एक बार भी पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ा है, बट फिर भी मुझे लगता है कि मैं इसके लिए एक एप्रोप्रिएट टाइटल ढूंढ सकती हूँ. क्या आप ढूंढ सकते हो? मैं ये चेक करना चाहती हूँ. कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस ट्रिक को जरूर अप्लाई करके देखिएगा गाइस. ये 4 ट्रिक्स है जो मेरे हिसाब से आप सभी लोगों के पैसेज को 4 से 5 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करवा सकती है. जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये फैक्ट क्वेश्चन है, इसके शॉर्ट नोट बनेंगे कीवर्ड के अकॉर्डिंग. उसके अकॉर्डिंग बस ढूंढो भाई. यही तो बताना है कि किसका क्या हेडक्वार्टर्स है. ठीक है ना, यही तो बताना था. बस उठाया, मैच किया. अगर आपको एक का भी पता है या 2 का भी हेडक्वार्टर पता है तो आपका काम आसान है. समझ आ रहा है? एक का भी पता है या 2 का भी पता है तो आपका काम आसान है. देखो ये क्वेश्चन जिसके अंदर एक मैच द कॉलम आप लोगों को गिवन था, रिसर्च प्रॉब्लम की डेफिनेशन है, फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च है, डिजाइन ऑफ द रिसर्च है और डेटा एनालिसिस है. आपको बताना है किसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है. देखो जी, appropriateness of the techniques in their application, development of the conceptual framework which is in accord with the hypothesis of the research, defining the variables to be related in unambiguous terms, academic and social value of the research questions to be weighted. To be weighed, sorry. मेरे आंसर बताने के बाद भी सही आंसर देने का कोई मतलब नहीं है. मेरे से पहले बताओ. बी. चलो ठीक है. कुछ बच्चे कह रहे बी और कुछ कह रहे ए. चलिए आइए देखते हैं कि क्या आंसर होना चाहिए. अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमने ये बोला कि आपके रिसर्च क्वेश्चन का क्या रेलेवेंस है, एकेडमिक या सोशल वैल्यू क्या है आपके रिसर्च क्वेश्चन की. ये हम कब करते हैं? जब रिसर्च प्रॉब्लम की डेफिनेशन निकालते हो, फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च हाइपोथेसिस करते हो, डिजाइन करते हो, एनालिसिस करते हो. जाहिर सी बात है एनालिसिस के समय तो ये नहीं होता होगा मैम. रिसर्च प्रॉब्लम डेफिनेशन के बारे में बोल रहा है. और हाइपोथेसिस के अंदर हमने ये पढ़ा है मैम कि आप बोल रहे हो कि जो आपको लगता है कि शायद आंसर हो सकता है वो परिकल्पना को हाइपोथेसिस कह रहे हैं. इसका मतलब जो भी मेरे वेरिएबल्स हैं, है ना, आगे जाके हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, तो जो भी मेरे वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स में क्या रिलेशन है इसको डिफाइन करना, यही मेरे लिए क्या होता है, हाइपोथेसिस बनाना होता है, जिसमें मैं कॉज और इफेक्ट को स्टडी करती हूँ. और जब मैं कॉज एंड इफेक्ट को स्टडी करती हूँ तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मैं इस कॉज एंड इफेक्ट को इस तरीके से स्टडी करूं कि मेरे पास में कोई भी क्या ना हो, एम्बिग्यूटी ना हो. क्या ना हो? मेरे पास में कोई भी एम्बिग्यूटी ना हो. कुछ समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूं? वेरी गुड. जितने भी बच्चे हैं जो भी करेक्ट आंसर दे रहे हैं इसका बहुत ही सही आपका जवाब है. देखो आपका रिसर्च प्रॉब्लम डेफिनेशन कैसी होनी चाहिए कि मैम इस हिसाब से कि उसकी सोशल वैल्यू कैसी है, क्या उसका रेलेवेंस है, इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए. जब आप लोग हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हो तो बहुत जरूरी है
कि कोई कंफ्यूजन उसके अंदर नहीं होना चाहिए। आपने एप्रोप्रिएट तरीके से, अनएम्बिगियस तरीके से, एम्बिगिटी का मतलब होता है कंफ्यूजन, तो बिना किसी कंफ्यूजन के आपने अपना जो स्टेटमेंट है, जो अपने वेरिएबल्स है, जो अपना कॉज एंड इफेक्ट है, उसे आपने मेंशन किया हो। ठीक है, अगर मैं रिसर्च प्रोसेस की डेफिनेशन की बात करूं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, कीवर्ड हम लोग अच्छे से समझ लें। फिर इसके बाद में आ गया डेटा एनालिसिस, तो आपकी जो टेक्निक है डेटा एनालिसिस की वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए और एकदम करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, आपके लिए अगर आपको याद हो तो मैच द कॉलम क्वेश्चन को करने का मैंने एक नारा भी बनाया था, सर एक ही से हो गया। अगर आप नोटिस करो तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी को आप ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर डी से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। या अगर आप नोटिस करो तो यहां पर आपके ऑप्शन नंबर ए से भी आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। नोटिस करो तो, ठीक है, मैं क्यों बोल रही हूं या तो ऊपर से शुरू करा करो या नीचे से। ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन सिर्फ अगर एक भी डेफिनेशन आपको पता थी, एक का भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको पता था, तो आपका क्वेश्चन सही हो जाता। एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको हमेशा बोलूंगी, भले ही आपका एग्जाम 10 दिन बाद भी हो या 15 दिन बाद भी हो या 50 दिन या 150 दिन बाद हो, नॉलेज के लिए पढ़ो। जैसे आज है, मैं स्ट्रैटेजी बना रही हूँ, स्ट्रैटेजी में जब मैं नॉर्मल लाइफ में भी बात करती हूँ तो आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि मैम ये चीज हमने कहीं पढ़ी है। अगर आपने कोई चीज पढ़ी है तो उसको अप्लाई करना आना चाहिए। मुझे पता था एक्सटर्नल वैलिडिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, तो मैंने आज एक जनरल बात में भी उसे अप्लाई कर दिया। मैंने ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी का भी एक एग्जाम्पल आपको दे दिया। ये कैसे दे दिया, ये मैं प्लान नहीं करके आती हूँ, या ये मैं लिखती नहीं हूँ रात को स्क्रिप्ट बैठ के कि कल क्लास में क्या बोलेंगे, बट ये मुझे लगता है कि अगर मैंने कोई चीज पढ़ी है तो उसका मतलब कब निकलेगा, जब मैं उसे अप्लाई कर पाऊंगी। नॉलेज के लिए जिस दिन आप पढ़ने लग गए, जिस वक्त आप नॉलेज के लिए पढ़ने लग गए, अपने आप एप्लीकेशन आएगी। एग्जाम में 50 टॉपिक पढ़ के जाओ या 500 टॉपिक पढ़ के जाओ, कोई गारंटी नहीं है सिलेक्शन की। एग्जाम के अंदर गारंटी ऑफ द सिलेक्शन क्या चीज दे सकती है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन के बाद में 4 ऑप्शंस पढ़े, वो जो 4 ऑप्शन है क्या उसमें आप अपनी नॉलेज को जो भी पढ़ के आए थे, चाहे 10 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन, क्या आप उसे अप्लाई कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। और ये चीज तुम्हें कोई टीचर, कोई किताब, कोई भगवान, कोई नहीं सिखा सकता, कोई भी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से आती है, जो है सेल्फ स्टडी, और वो भी ऑनेस्टी के साथ में। ठीक है, कहां से पढ़ना है, भले ही तुम टीचर से पढ़ते हो, पर जब तक टीचर की पढ़ाई चीज को तुम नहीं डिसिप्लिनली मानोगे, तुम सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, आई डोंट थिंक ये पॉसिबल है कि तुम एग्जाम में क्वेश्चन कराओ। क्योंकि मैं तो नहीं आऊंगी ना एग्जाम के अंदर, थोड़ी ना आऊंगी पीछे क्वेश्चन गलत करोगे तो टपली मार के बोलूंगी कि अरे ए नहीं बी लगा। मैं तो नहीं करने वाली हूँ ना, ऐसी ऑब्वियस सी बात है। और ना ही किस्मत हमेशा हमारा साथ देती है कि मैम हम तो लप्पा लगा के आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल सिनेरियो में, एक सिचुएशन में बात करें, जो पढ़ा है वही काम आएगा। ठीक है, मेरी बातें, किसी और की बातें, किताब की बातें नहीं काम आएगी, यही बातें काम आएगी। हाँ, मैं आपको अप्रोच सिखा सकती हूँ, एप्लीकेशन सिखा सकती हूँ, किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बता सकती हूँ, सॉल्व तो आप ही करके आओ। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। नल हाइपोथेसिस फॉर द टेस्टिंग ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन is generally stated as H0, where mu1 is not equals to mu2, where mu1 and mu2 are the population means of the two population respectively। यानी कुल मिला के क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के यहाँ पर आप लोगों के सामने पूछा गया है। क्वेश्चन जो है वो नल हाइपोथेसिस से आप लोगों के लिए रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, और ये चीज आप सभी लोगों को पता भी है कि नल हाइपोथेसिस का क्या बेसिक मीन होता है, क्या चीजें यहाँ पर होती है। आगे देखो, स्टेटमेंट नंबर 2 ये कह रहा है कि व्हेन सैंपल हैपेंस टू बी स्मॉल एंड पॉपुलेशन वेरिएंट्स आर नॉट नोन बट अज्यूम्ड टू बी इक्वल, देन जेड टेस्ट इज एम्प्लॉयड फॉर टेस्टिंग द नल हाइपोथेसिस। देखो, सबसे पहले तो हम इसके आगे बढ़े उससे पहले मैं कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको यहाँ बताना चाहती हूँ। देखो, नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये 2 चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। नल हाइपोथेसिस में हर चीज को इक्वल माना जाता है, यानी कि कुल मिला के हम मानते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों हमारे लिए कुछ है ही नहीं, दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है। हम ये मान के चलते हैं सब कुछ एकदम बराबर है, कोई रिलेशन है ही नहीं, कोई भी कॉजैलिटी हमारे स्टेटमेंट में है ही नहीं। वेयरएज इसके अलावा जितने भी आप लोगों के स्टेटमेंट होते हैं जहां पर नल हाइपोथेसिस आपकी गलत हो जाए, वो आप सभी लोगों के लिए ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के स्टेटमेंट्स में
आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि फर्टिलाइजर ए या फर्टिलाइजर बी, दोनों में से कोई भी फर्टिलाइजर आप प्लांट पे डालिए, प्लांट की ग्रोथ पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं आएगा। इस तरीके की हाइपोथेसिस बनाना मतलब नल हाइपोथेसिस देना। यानी इसके अलावा जो भी चीज पॉसिबल है कि फर्टिलाइजर ए डाल के ग्रोथ ज्यादा होती है, फर्टिलाइजर बी डाल के ग्रोथ ज्यादा होती है, फर्टिलाइजर ए डाल के ग्रोथ कम होती है, फर्टिलाइजर बी डाल के ग्रोथ कम होती है, इसके अलावा कोई भी आपका आ सकता है रिलेशन, वो सबके सब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में जाएंगे। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम सब्सटेंसिव हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। साथ ही साथ जो हमारी रिसर्च हाइपोथेसिस होती है वो भी कौन सी होती है, वो भी आप सभी लोगों के लिए यही हाइपोथेसिस होती है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। बट हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग जब भी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो टेस्ट करते समय हमारा मेन एम क्या है, मेन एम हमारा ये है कि हाइपोथेसिस जो है नल, उसे हम लोग रिजेक्ट कर सके, उसे हम लोग गलत प्रूव कर सके। ये हमारा मेन एम होता है, पावर ऑफ टेस्ट हम इसको बोलते हैं, कि नल हाइपोथेसिस को हम लोग क्या कर सके, गलत कर सके। समझ रहे हैं? हाँ, दोनों के अंदर जो है वो बिल्कुल इनवर्स आप लोगों का रिलेशन होता है। ठीक है, अब यहां पर अगर आप लोग देखो ना ध्यान से, तो यहां पर आप सभी लोगों से ये पूछा हुआ है कि आपको मीन वैल्यू के ऊपर बात की जा रही है। मीन वैल्यू पर, मीन को आप लोग एवरेज से भी समझ सकते हो कि एवरेज लोग क्या बोल रहे हैं, एवरेज यहां पर रिलेटेड है। पहला स्टेटमेंट अगर आप लोग देखो ना, तो पहला स्टेटमेंट किस पर बात कर रहा है कि आप लोगों की नल हाइपोथेसिस जो है वो हम लोग फॉर टेस्टिंग ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन इज जनरली स्टेटेड एज कि अगर μ1 इज नॉट इक्वल्स टू μ2 देन μ1 एंड μ2 जहां पर आप लोगों के लिए डिफिकल्ट नहीं है। हमेशा याद रखेंगे कि आप लोगों की जो नल हाइपोथेसिस है, जैसा मैंने कहा, अगर उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को सही करके आ सकते थे। जो बच्चा इस क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग लगाएगा, मीन का मतलब निकालने की कोशिश करेगा, ये है वो है, यहां पर उससे कोई लेना देना नहीं है। मीन मतलब होता है एवरेज, ज्यादातर लोगों का क्या मानना है, और ज्यादातर लोगों के मान्यता पे बात की जाए तो नल हाइपोथेसिस के अंदर वो सब कुछ सेम मान के चलते हैं। यानी कुल मिला के जो नल हाइपोथेसिस होती है उसमें μ1 माइनस μ2 जो होता है वो 0 के बराबर होता है। अगर μ1 माइनस μ2 0 के बराबर होगा मतलब μ1 बराबर μ2 होगा, जबकि क्वेश्चन में नॉट इक्वल्स टू गिवन था। यानी स्टेटमेंट नंबर 1 मेरा हो जाएगा फॉल्स। समझ में आया? नेक्स्ट है आप लोगों के लिए क्या, हाइपोथेसिस टेस्टिंग को लेकर बातचीत की जा रही है। देखो, हाइपोथेसिस टेस्टिंग को अगर मैं बात करूं तो कुल मिला के मेरे पास में दो तरीके के टेस्ट होते हैं, जिसको मैं बोलती हूं पैरामेट्रिक टेस्टिंग, और एक हमारे पास में होते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग। मैं पूरा का पूरा हाइपोथेसिस टेस्टिंग आप लोगों को यूट्यूब पे पढ़ा चुकी हूं। अगर आप सभी लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो सर्च कर लेना, हाइपोथेसिस टेस्टिंग बाय अदिति मैम, मिल जाएगा आपको वीडियो। ठीक है, अब मैं बात करूं तो देखो दो तरीके के होते हैं, एक पैरामेट्रिक होते हैं, एक नॉन पैरामेट्रिक होते हैं। पैरामेट्रिक नाम से समझ में आ रहा है जिसमें हम कोई कंट्रोल लगा सके, जिसमें हम पैरामीटर सेट कर सके, वो हमारे लिए पैरामेट्रिक टेस्टिंग में आते हैं। जैसे कि सबसे बेसिक टाइप का टेस्ट होता है आपका स्टूडेंट टी टेस्ट, ठीक है, देन आप लोगों के पास में जेड टेस्ट, देन आपके पास में एफ टेस्ट, देन आप सभी लोगों के पास में अनोवा, है ना, आपके पास में होता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोगों के लिए यहां पर जो है वो पियर्सन कोरिलेशन, ये सबके सब पैरामेट्रिक टेस्टिंग के अंदर आते हैं। नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो सबसे फेमस आप लोगों का है काई स्क्वायर टेस्टिंग, जो कि आप लोगों के लिए नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग में आता है। इसके अलावा आप सभी लोगों के लिए जो स्पीयरमैन कोरिलेशन टेस्ट होता है, ये भी कैसा होता है, ये भी आप सभी लोगों के लिए नॉन पैरामेट्रिक ही होता है। ये तो सिर्फ टाइप्स है जो मैं बता रही हूं, सबके अपनी अपनी प्रायोरिटी है, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी है। अब देखो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, आपने जो है वो डेटा कलेक्ट किया, ये जो डेटा है ये आपकी नल हाइपोथेसिस के कॉरेस्पॉन्डिंग आप लोगों ने कलेक्ट किया है। जो आपने डेटा कलेक्ट किया है उस डेटा का बाकायदा टेस्ट किया जाएगा। यानी कुल मिला के आपने जो सोचा था, आप उसके बिहाफ पर डेटा कलेक्ट करके ये बोल रहे हो कि जो चीज आपके दिमाग में आई उस पर कितने लोग अग्री करते हैं और कितने लोग अग्री नहीं करते हैं, ज्यादातर लोगों का क्या मानना है, मेजॉरिटी की तरफ हम जाते हैं। हम लोग हमारे जो ये डेटा है, ये जो वैल्यूज आई है, इनको हम सबसे पहले नो IR स्केल के अकॉर्डिंग रैंक करते हैं,
और उसके बाद में हम क्या करते हैं, हम इनकी मीन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, मोड वैल्यू, मीन वैल्यू, सारे के सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं। मेजरमेंट स्केल वाला वीडियो याद होगा, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल्स के अंदर डेटा को डिवाइड करते हैं और फिर हम उस पर ये टेस्टिंग लगाते हैं। देखो ये सारी की सारी टेस्टिंग के कुछ कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आप सभी लोगों को वीडियो में डिटेल में भी बताए हैं, ट्यूसडे को मैं फिर से रिवाइज करवा दूंगी, बट मैं यहाँ पर अगर बात करूं तो सबके कुछ कुछ कीवर्ड्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो सैंपल साइज है वो 30 से छोटा होता है तो हम ज्यादातर कौन सा लगाते हैं, स्टूडेंट टी टेस्ट लगाते हैं। और ये आता किस लिए, मीन कंपैरिजन के लिए ही आता है। अगर मुझे चीजों की मीन वैल्यू कंपेयर करनी है तो मैं क्या करती हूँ, स्टूडेंट टी टेस्ट लगाती हूँ जहां पर सैंपल साइज छोटा होता है। वहीं अगर आप लोगों का सैंपल साइज बड़ा हो 30 से तो हम कौन से टाइप की टेस्टिंग लगाते हैं, कोई मुझे बता सकता है क्या? अगर मेरा सैंपल साइज बड़ा हो तो मैं किस पर जा सकती हूं, मैं जेड टेस्ट पर जा सकती हूं, ठीक है ना। यहां पर वेरिएंस की बातें भी आना स्टार्ट हो जाती है। अगर इमेजिन करिएगा कि मुझे दो सैंपल के, दो या दो से ज्यादा सैंपल के मीन का कंपैरिजन करना है तो उसके लिए अगर बेस्ट टेस्ट मुझे पूछा जाए कौन सा होता है तो वो होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेस्ट, उसके लिए बेस्ट होता है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेस्ट उसके लिए बेस्ट होता है। ऐसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आप सभी लोगों को यहाँ पर याद रखने हैं। जैसे आप देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट नंबर 2 में ये बोल रहा है कि आप सभी लोगों को ये बताना था कि व्हेन सैंपल हैपेंस टू बी अ स्मॉल सैंपल, स्मॉल सैंपल पे ध्यान दें, and population variants are not known but assumed to be equal, तब हम Z टेस्ट लगाते हैं। क्या ये बात सही लिखी है? देखिए मैम, स्मॉल सैंपल, सबसे पहली बात तो यहीं पे ये स्टेटमेंट आप लोगों का गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जो स्मॉल सैंपल होती है हम उस पर Z टेस्ट नहीं लगाते, हम लोग स्टूडेंट टी टेस्ट लगाते हैं। अब वो वन टेल्ड लगा रहे हो, टू टेल्ड लगा रहे हो, पेयर्ड लगा रहे हो, अनपेयर्ड लगा रहे हो, वो अलग बात है, बट आता कौन सा है स्मॉल सैंपल के लिए? टी टेस्ट। समझ में आया? यानी कि ये जो स्टेटमेंट है क्या ये भी मेरे लिए गलत है? बिल्कुल आपके लिए मैम गलत स्टेटमेंट है। अगर सैंपल साइज आपकी बड़ी होती है तब हम सभी लोग जो है किस पर काम करते हैं? जेड टेस्ट पे काम करते हैं।